हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 4, और वो भी कौन सा सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की इतिहास का। अगर ये पेपर आपका है, मेजर पेपर आपका है, तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जरूर से जरूर इस सेशन को शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे क्लास रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 94 30 70 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे, समझे ना। और आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, समझे। चलिए, तो देखिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो शाहजहां की मध्य एशियाई नीति पर एक निबंध लिखना है। यानी कि शाहजहां की मध्य एशियाई नीति किस प्रकार से थी, क्या प्रभाव डाला, तो इसके बारे में हमको निबंध लिखकर बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना बना कर लिखिएगा, जो कि यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। शाहजहां की मध्य एशियाई नीति। शाहजहां की मध्य एशियाई नीति कहने का मतलब है कि शाहजहां 1592 से 1666 मुगल साम्राज्य के कौन थे, तो पांचवें सम्राट थे। शाहजहां कितने सम्राट थे मुगल साम्राज्य के, तो पांचवा। तो आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा, जिन्होंने 1628 से यानी कि 1628 से 1658 तक शासन किया। उनके शासन काल में भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आने की शाहजहां के शासन काल में भारतीय इतिहास में क्या जाना जाता है, तो स्वर्ण युग, एक सेकेंड, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, तो लेकिन उनकी मध्य एशियाई नीति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस निबंध में हम शाहजहां की मध्य एशियाई नीति, उसके उद्देश्य, उसकी राजनीति सफलताओं और असफलताओं की क्या करेंगे, तो विश्लेषण करेंगे। जिसमें से आ जाता है पृष्ठभूमि और उद्देश्य। पृष्ठभूमि और उद्देश्य को देखेंगे, तो मुगल सम्राट की मध्य एशियाई की गहरी रुचि थी। क्या थी, तो मुगल सम्राट की मध्य एशियाई में गहरी रुचि देखने को मिला। क्योंकि बाबर मुगल साम्राज्य के क्या थे, तो संस्थापक थे। वहीं भारत पर आक्रमण किया था। क्या था, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया, और वही से भारत पर आक्रमण किया था। शाहजहां भी इस परंपरा को जारी रखते हुए मध्य एशियाई को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। इसकी प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। यानी कि क्यों शामिल करना चाहते थे, जो कि इसका उद्देश्य नीचे दिया हुआ है। जो कि फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पूर्वजों की भूमि पर अधिकार। यानी कि जो उसके पूर्वजों की भूमि थी, उस पर वह अधिकार करना चाहता था। जिसमें आता है शाहजहां के लिए मध्य एशियाई, जो कि बाबर का क्या था, तो जन्मभूमि, और मुगलों का पूर्वजों की क्या थी, तो भूमि थी। कहाँ पे, तो मध्य एशियाई में। वे इस क्षेत्र पर नियंत्रण करके अपनी वंशावली को सम्मानित करना चाहते थे, मध्य एशिया के भाग को कब्जा करने के बाद, समझे। अगले पॉइंट में आता है साम सामरिक महत्व कहने का मतलब है कि मध्य एशियाई का सामरिक महत्व था, क्योंकि यह भारत और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बीच में स्थित है। कौन, तो मध्य एशियाई। अगले पॉइंट में देखेंगे वाणिज्य हित कहने का मतलब है कि मध्य एशियाई के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने से मुगल साम्राज्य को आर्थिक स्थिति में क्या हुई, तो सुधार हो सकता था।
अगले हम आगे हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतियां और अभियान, यानी कि कौन कौन से उसकी राजनीतियां थी, किस प्रकार से राजनीतियां थी, किस प्रकार से उसका उनका अभियान था, तो उसको बारे में हम लोग देखेंगे। शाहजहां ने अपनी मध्य एशियाई नीति को लागू करने के लिए कई अभियान और राजनीति अपनाई थी, जिसमें से फर्स्ट में आता है कंधार कंधार का पुनः अतिग्रहण। कंधार का पुनः अतिग्रहण, शाहजहां ने कंधार पर कब्जा करने का क्या किया, तो प्रयास किया, जो मुगलों और साफियों के बीच लंबे समय से विवाद क्षेत्र था। कौन, तो कंधार। 1638 में उन्होंने कंधार पर क्या किया, तो नियंत्रण प्राप्त किया, लेकिन इसे 1649 में साफियों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया। यानी कि शाहजहां जो कि कंधार पर कब विजय प्राप्त कर लिया था, तो 1638 में कंधार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लिया, लेकिन 1649 में लगभग 1649 में साफियों ने उस पर मतलब कि कंधार पर फिर से अपना पुनः प्राप्त कर लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बल्लख बल्लख और बदखंसा का आक्रमण, जो कि कब हुआ था, तो 1646 में शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को बल्लख और बदखंसा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। कौन, तो शाहजहां ने भेजा था। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद, यानी कि शुरुआत में तो सफलता होने के बावजूद भी मुगल सेनाओं को इस क्षेत्र पर अपनी स्थिति बनाए रखने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंततः वे वापस लौट आए, यानी कि उस पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर पाए थे। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, साफियों के साथ संघर्ष, यानी कि साफियों के साथ किस प्रकार से संघर्ष किए थे शाहजहां, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शाहजहां ने साफियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, लेकिन अधिकांश समय उनकी सेना को कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें और अधिक अस्थिर कर दिया। कौन कर दिया था, तो साफियों ने कर दिया था। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, सफलताएं, यानी कि किस प्रकार से सफलताएं थे शाहजहां की मध्य एशिया की नीति का किस प्रकार से सफलता देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। शाहजहां की मध्य एशियाई नीति की कुछ प्रमुख सफलताएं जो कि निम्नलिखित यानी कि नीचे दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट में आता है कंधार पर कब्जा। कंधार पर कब्जा कहने का मतलब है कि 1638 में कंधार पर पुनः कब्जा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं टिक पाए थे, यानी कि 1638 में तो शाहजहां ने कंधार पर कब्जा कर लिया था पुनः, लेकिन वह एक मतलब कि लंबे समय तक क्या करें, तो टिक नहीं पाए थे, उन्हें फिर से यहाँ पे हटा दिया गया था। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, प्रारंभिक सैन्य विजय। प्रारंभिक सैन्य विजय कहने का मतलब है कि बल्लख और बदखंसा ने प्रारंभिक सैन्य सफलताएं शाहजहां की महत्वाकांक्षाओं को क्या करती है, तो दिखाती है, और उनके साम्राज्य और उनके साम्राज्य की सैन्य शक्ति को क्या करती है, तो प्रदर्शित करती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आने की इनकी कौन कौन सी सफलताएं नीति देखने को मिली थी मध्य एशिया में, उसको हम लोग देखेंगे। शाहजहां की मध्य एशियाई नीति की यह सफलताएं उनके शासनकाल की एक प्रमुख चुनौती थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तो कंधार की पुनः हानि, यानी कि कंधार की पुनः हानि कब हुई थी, तो 1649 में साफियों के द्वारा कंधार की पुनः प्राप्ति मुगलों के लिए एक बड़ा झटका बन गया था। यानी कि कंधार पर क्या था, तो शाहजहां ने कब्जा कर लिया था, लेकिन साफियों ने फिर से वहां पे कब्जा मतलब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, शाहजहां को वहां से खदेड़ दिया गया था। यह घटना शाहजहां की मध्य एशियाई नीति को क्या किया, तो कमजोरी को उजागर करती है। चलिए अगले हम लोग देखेंगे, तो अस्थायी नियंत्रण की विफलता। बल्लख और बदखंसा पर कब्जा करने के बाद मुगल सेनाओं की वापसी से शाहजहां की नीतियों जो कि यह स्थिरता को व्यर्थात और स्पष्ट किया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, संसाधनों की बर्बादी। संसाधनों की बर्बादी किस प्रकार से हुई, तो मध्य एशिया अभियानों में अत्यधिक संसाधनों और समय का निवेश हुआ, लेकिन वे मुगल साम्राज्य को कई अस्थायी लाभ नहीं दे सके। यानी कि
शाहजहां शाहजहां जो कि मध्य एशियाई में जो नीति लाया था, जो भी अभियान लाया था, उसमें से बहुत सारे अत्यधिक संसाधनों का क्या हुआ, तो खपत हुआ, निवेश किया गया, बहुत सारे समय का भी निवेश किया गया। इसके कारण से ये भी हुआ था, लेकिन निवेश करने के बावजूद भी वे मुगल साम्राज्य को कोई भी अस्थायी लाभ नहीं दे पाया। अस्थायी लाभ कहने का मतलब है कि उनको कुछ समय के लिए लाभ तो दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही समय तक वो लाभ टिका उनके पास, वो लाभ जो कि फिर से पुनः दूसरे लोग उससे ले लिए। चलिए हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। तो आप लोग निष्कर्ष जो कि जरूर मेंशन कीजिएगा, जो कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, समझे। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, तो शाहजहां की मध्य एशियाई नीति महत्वाकांक्षाएं थी। यानी क्या थी, तो शाहजहां की मध्य एशियाई नीति महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन इसे व्यवहारिक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके अभियान प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद अस्थायी नियंत्रण स्थापित करने में क्या रहे, तो विफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के संसाधनों की बर्बादी और सीमाओं की यह स्थिरता बढ़ी। हालांकि शाहजहां ने मध्य एशियाई में अपने पूर्वजों की भूमि पर नियंत्रण पाने का क्या किया, तो प्रयास किया, लेकिन उनकी राजनीति और अभियान अधिकतर यह सफल रहे। उनके उत्तराधिकारी के लिए एक नई नीति उत्तराधिकारी के लिए यह नीति एक चेतावनी के रूप में कार्य करती रही, जिससे उन्हें अपने शासनकाल में अधिक व्यवहारिक और अस्थायी नीतियां अपनाने की प्रेरणा देगी। किसे, तो एक सेकेंड थोड़ा सा हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या देगी, तो ये जो भी नीति वगैरह लाया था ना, उनके उत्तराधिकारी, किसके उत्तराधिकारी, तो शाहजहां के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको अपने अस्थायी नीति और अधिक व्यवहारिक शासन काल, मतलब कि उनके अपने शासन काल में अधिक व्यवहारिक और अस्थायी नीति अपनाने में एक प्रेरणा देगी, समझे ना। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, समझे। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, समझे ना। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ की अगर जरूरत होगा, पेड पीडीएफ, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ये नंबर जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, समझे। और अभी तक जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले जितने भी क्लास से रिलेटेड कोई अपडेट या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।